नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक गुजरात के इस स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत आप सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की हर खबर, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि गुजरात की हर खबर इस गुजरात स्पेशल बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत आइए करते हैं खेड़ा ज़िले में लगी भीषण आग की तस्वीरों से। खेड़ा में प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह आग इतनी भयानक थी कि करीब 2 किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। गोदाम में प्लास्टिक होने के कारण आग तेज़ी से फैली। आग पर काबू पाना बड़ी चुनौती बन गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। नेताओं पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के आरोप आम बात है, लेकिन अहमदाबाद में तो एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने धोखाधड़ी करके सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। डॉक्टर्स ने बिना इजाज़त क्लिनिकल ट्रायल कर दिया और उससे मिलने वाली रकम हड़प ली। अहमदाबाद में धांधली का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने बिना अनुमति के क्लिनिकल ट्रायल किया और उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर न केवल क्लिनिकल ट्रायल को अंजाम दिया, बल्कि इस ट्रायल के बाद मिले करीब 2 करोड़ रुपए का गबन भी कर लिया। मामला अहमदाबाद के वीएस अस्पताल का है। यह अस्पताल शहर के पुराने और विश्वसनीय अस्पतालों में माना जाता है, लेकिन इस अस्पताल की प्रतिष्ठा को इस अस्पताल के डॉक्टरों ने ही तार-तार कर दिया। दरअसल इस अस्पताल को क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं थी। अस्पताल को क्लिनिकल ट्रायल की मिली अनुमति 2021 में ही खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल ने क्लिनिकल ट्रायल करना जारी रखा, वो भी अस्पताल के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट की जानकारी में। इस अस्पताल में बिना अनुमति के 2021 से 2024 तक 1, 2, 5, 10 नहीं, बल्कि कुल 58 क्लिनिकल ट्रायल किए गए। नगर निगम की निगरानी में चल रही वीएस अस्पताल में साल 2021 के बाद 2024 तक 58 क्लिनिकल ट्रायल दवाओं को लेकर किए गए। इन क्लिनिकल ट्रायल्स में डॉक्टरों को 1.87 करोड़ रुपए एसएमओ यानी कि क्लिनिकल ट्रायल जो दवा की कंपनी करवा रही थी उनकी तरफ से दिए गए, जिसकी शिकायत अहमदाबाद नगर निगम के कमिश्नर को की गई। इस पूरे मामले में जो 1.87 करोड़ रुपए की धांधली हुई, इसकी जांच कमिश्नर ने 5 सदस्यीय कमेटी को नियुक्त किया और जांच के आदेश दिए। अस्पताल के नियमों को ताक पर रखकर न केवल क्लिनिकल ट्रायल को अंजाम दिया गया, बल्कि ट्रायल के बाद मिले पैसों को भी अस्पताल में जमा न कराकर उसे सीधे अपने खाते में जमा कर लिया। यानी डॉक्टरों ने मिलीभगत से अस्पताल को भी चूना लगाया। इंक्वायरी कमेटी ने डिटेल इंक्वायरी करके एक हफ्ते पहले एक रिपोर्ट रखा है। ये रिपोर्ट के हिसाब से कुछ 1.87 करोड़ रुपीस एसएमओ की तरफ से जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे और या को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्हीं के बैंक अकाउंट में वो पेमेंट हुआ है। चूँकि इसके लिए वीएस हॉस्पिटल में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था या कोई रूल्स नहीं बनाए गए थे, या फिर ये एथिक कमेटी बनाने की अप्रूवल या क्लिनिकल ट्रायल करने की अप्रूवल नहीं ली गई थी कमिश्नर या वीएस बोर्ड से, इसी कारण एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स था। क्लिनिकल ट्रायल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। दवा कंपनियां अपनी दवाओं के मरीजों पर असर के लिए इस तरह के ट्रायल अस्पतालों में कराती है। इस ट्रायल के लिए अस्पताल और मरीजों को दी जाने वाली रकम भी तय की जाती है। लेकिन वीएस अस्पताल के डॉक्टरों ने दवा कंपनियों से 58 क्लिनिकल ट्रायल के लिए 1 करोड़ 87 लाख रुपए की रकम भी वसूल ली और न तो इसकी जानकारी अस्पताल को दी और न ही मरीजों को। जांच में खुलासा हुआ कि क्लिनिकल ट्रायल से मिली रकम अस्पताल के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट समेत अन्य डॉक्टरों ने इन रुपयों को अपने और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया। ये डिसीजन किया गया है कि जो डॉक्टर्स इसमें शामिल है, जिन्होंने किया है, तो इनको चार्जशीट दिया जाएगा और बाकी जो डॉक्टर जो कॉन्ट्रैक्चुअल थे, जिनको रिलीव कर दिया गया है, उनसे पास से भी ये जो रिकवरी है 1.87 रुपीज़ की, वो सब रिकवरी होगी। इसके बाद जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग
के बाद जो भी सामने आएगा रिजल्ट, रिकमेंडेशन फ्रॉम द जो फाइनल अथॉरिटी, इसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर के द्वारा गठित की गई कमेटी ने जांच की है और उस कमेटी की प्राथमिक रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। कमेटी ने पाया है कि 1,87,00,000 रुपए वीएस अस्पताल के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष पटेल, डॉक्टर देवांग राणा समेत 12 डॉक्टरों और उनके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। इन डॉक्टर्स में से 8 डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर थे। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांच में जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है उसमें पाया गया कि 2021 के बाद से वीएस अस्पताल को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी न होने के बावजूद 1.87 करोड़ रुपए एसएमओ से डॉक्टरों ने क्लिनिकल ट्रायल करके हासिल किए और जो पैसे वीएस अस्पताल को मिलने चाहिए थे वो भी रकम डॉक्टरों ने सीधे अपने खाते में हासिल कर ली है। घोटाले का खुलासा होने के बाद डॉक्टर्स के पास से 1,87,00,000 रुपए रिकवर करने और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मामले से डॉक्टरों पर जो धांधली के दाग लगे हैं, क्या वो धुल सकेंगे? अतुल तिवारी, अहमदाबाद। जामनगर में पीएम आवास योजना को लेकर विवाद हो रहा है। आरोप है कि विधायक के बेटे ने गलत ढंग से इस योजना का लाभ उठाया। कांग्रेस हमलावर है, विधायक सफाई दे रहे हैं। ये योजना गरीबों की है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जो घर के बिना रहती है, उनके लिए ये योजना है। तो मेरा कहना ये है कि ये योजना धारासभ्य बेटे को क्यों मिली और क्या ज़रूरत थी। इनके पास तो बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। गरीबों के पास मकान रहने के नहीं है, वो जो जाते हैं मकान का फॉर्म भर के धक्का खाती है, वो जो उनको मकान के लिए कितना धक्का खिलाते हैं लोग और उनका पास नहीं होता है मकान। 3 लोगों का मकान बदना के सोसाइटी पूरा बड़ा मकान दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो 3 मकान है। मेरा बच्चा है उनमें सिर्फ एक ही मकान है, लेकिन वो जब मकान बनाया तब मैं विधायक था ही नहीं। उन्हें 19 में बनाया है। मैं विधायक तो 2022 के आखिर 2022 के 12 महीने में विधायक बना हूँ। तब उन्होंने बिल्कुल क्या, उनके नाम कोई जगह भी नहीं है और उनके पास कोई धंधा भी नहीं है। खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई। आबो हवा साफ सुथरी रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, जलवायु किसी के लिए चिंता का विषय न बने, इसी सोच को साकार करने का काम सूरत नगर निगम ने किया। दरअसल सूरत में देश का पहला सौर ऊर्जा स्मार्ट बस स्टेशन बना, जो हर वर्ष 1 लाख यूनिट बिजली पैदा करेगा। देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए लगातार काम हो रहे हैं। ऐसे में सूरत नगर निगम ने भी एक खास प्रोजेक्ट को अमल में लाने का सार्थक प्रयास किया है। दरअसल स्वच्छता, सोलर सिटी और स्मार्ट सिटी जैसे तमगों से पहले ही पहचान बना चुके इस शहर ने देश के पहले सोलर बस स्टेशन की उपलब्धि हासिल की है। जर्मन देशीय की संस्था के सहयोग से सूरत में देश का पहला सोलर बस डिपो बनाया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर जो दावा किया जा रहा है कि देश का पहला ये बस डिपो है। और यहाँ पर आप देखेंगे सूरत महानगर पालिका संचालित ये तमाम बसें हैं जो शहर के अलग अलग इलाकों में दौड़ती हैं। और ये बस डिपो की तस्वीरें हैं जो देश का पहला सोलर सिस्टम वाला बस डिपो बताया जा रहा है। सूरत नगर निगम ने यहाँ के अल्थान इलाके में बने सोलर स्मार्ट बस स्टेशन को जर्मन संस्था GIZ के सहयोग से तैयार किया। सोलर जो पावर अलग अलग सिटी में, गाँवों में सोलर का भी निर्मित हो, उसी के साथ जो सूरत महानगर पालिका 100% इलेक्ट्रिक बस चलाने वाली है। महानगर पालिका सबसे बड़ा भारत में नेटवर्क रखने वाली ये सूरत महानगर पालिका है। सूरत का पहला सोलर प्रोजेक्ट हमारा जो सूरत का अल्थान डेपो जो टर्मिनल है, हमारे छत के ऊपर या एक जर्मन की GIZ करके जो संस्था है, उस संस्था ने उनके खर्चे से सूरत महानगर पालिका के
पालिका को यह प्रोजेक्ट हमारे को स्थापित करके दिया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये स्मार्ट बस स्टेशन न सिर्फ तकनीकी प्रगति है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन को हरित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश के इस पहले सोलर बस डिपो प्रोजेक्ट को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 100 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, जो सालाना 1 लाख यूनिट बिजली उत्पादन के साथ 6,65,000 रुपए की बचत करेगा। यही नहीं, आने वाले समय में इस सोलर बस स्टेशन पर यात्रियों को वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, एलईडी लाइट्स, पंखे और सीसीटीवी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश का पहला है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे ये जो वही बस डिपो है जहाँ पर ये देश का पहला सोलार सिस्टम लगाया गया है बस डिपो के अंदर, और यहाँ ये जर्मन की संस्था के द्वारा लगाया गया है। फिलहाल तो सूरत का ये स्मार्ट बस स्टेशन न केवल स्थानीय लेवल पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण हित और टेक्निक अपग्रेडेशन के कारण ये पायलट प्रोजेक्ट अब देश के दूसरे शहरों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल बन रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बनासकांठा के अंबाजी, जहां अरावली ग्रीन वॉल बनाने का मिशन चल रहा है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ सीड बॉल रोपकर पर्वत को सुंदर बनाना है। ये नेक पहल है कुदरत को संवारने और प्रकृति के प्रति अपना प्रेम जताने की। ये कोशिश है अरावली पर्वत को फिर से हरा भरा बनाने की। बनासकांठा के अंबाजी में अरावली ग्रीन वॉल बनाने का इरादा लेकर लोग इकट्ठा हुए। इनका लक्ष्य 1 करोड़ सीड बॉल रोपकर पर्वत को सुंदर बनाने का है। लेकिन 1 करोड़ सीड बॉल बनाने का लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होगा, बल्कि ये काम पूरे जुलाई महीने तक यूं ही चलता रहेगा। वन विभाग और बनास डेयरी ने बनासकांठा जिले में अरावली ग्रीन वॉल बनाने का जिम्मा उठाया है और इस काम में स्वयंसेवकों का भी उन्हें साथ मिल रहा है। और पिछले 10 साल से जो काम हम लोग कर रहे हैं साथ मिलकर बनासवासी, तो इनका परिणाम ये आया है कि जसोर जैसा पर्वत पहले बिल्कुल सूखा दिखता था, अभी काफ़ी हरियाली वहाँ पर आई है। और आने वाले समय में ये प्रकृति का संवर्धन का काम, ये प्रजा का काम है। प्रकृति का रक्षण करना, संवर्धन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के साथ हम सब काम कर रहे हैं। अब 15 दिन तक ये कंटिन्यू काम चलता रहेगा। अलग अलग पर्वत पर लोग जाएंगे, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और वहाँ पर जाकर सीड बॉल बोकर नीचे आएंगे और उनको बड़ा करने का काम प्रकृति करेगी। इस हरित यज्ञ के तहत कहीं ड्रोन से सीड बॉल ड्रॉप किए गए, तो कहीं लोगों ने पैदल चलकर ही पहाड़ों पर सीड बॉल रोपे। आइए जानते हैं आखिर सीड बॉल होता क्या है। सीड बॉल गाय के गोबर से तैयार होता है। गोबर के बीच में बीज रखे जाते हैं और इसे ही सीड बॉल कहा जाता है। इन सीड बॉल को जंगल में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। फिर बारिश का पानी जब इन पर पड़ता है तब ये पेड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। बनासकांठा के हजारों पशुपालक सीड बॉल तैयार करते हैं और यही लोग इन सीड बॉल से जन्मे पौधों की देखभाल भी करते हैं। बनासकांठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसून में लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। जहां बादल बरस रहे हैं वहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। शहर के शहर डूब गए हैं। वहीं जहां बारिश रुकी हुई है वहां टूटी सड़कों ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ये मानसून में आफत की तस्वीरें हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। जगह जगह गाड़ियां फंस गई है। सबसे पहले जामनगर की तस्वीरें देखिए।
यहाँ भारी बारिश से सब कुछ ठहर सा गया है। शहर के कई बाजार पूरी तरह से डूब चुके हैं। सड़कों पर मानो दरिया बह रहा है। कई वाहन पानी में फंस गए हैं तो कुछ गाड़ियां खराब भी हो गई हैं। बाद में जेसीबी की मदद से इन्हें निकाला गया। बनासकांठा में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। बनासकांठा के कई इलाकों में मानसून वाली मुसीबत से कुछ ऐसा हाल है। अहमदाबाद में फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश से शहर की कई सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं। अहमदाबाद के नारोल में इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों की हालत देखिए। टू व्हीलर पर लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों पर गड्ढों से गुजरने को मजबूर हैं। अहमदाबाद के नारोल में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और मैं अपने आसपास की सड़क आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख पाएंगे जिस प्रकार से इस साल बारिश हुई है और खास करके अहमदाबाद में अगर बात करें तो 5 जून से बारिश हुई है और बारिश के बाद जिस प्रकार से सड़कों की हाल हुई है और जिस प्रकार से सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लोगों का इस सड़क से आना जाना दुश्वार हो चुका है। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं सड़क पूरी तरह से टूट गई है और जो बारिश पिछले 1 या 2 दिन में हो रही है उसकी वजह से किस प्रकार से पानी जो टूटी हुई सड़कें हैं उसमें भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोगों को सामान्य आवाजाही करने में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी कि यहाँ से जो ट्रक हैं, जो ऑटो रिक्शा हैं, उनकी आवाजाही लगातार रहती है। बारिश के दौरान मुसीबत और बढ़ जाती है क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके बाद ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ सड़क। ऐसे में लगातार हादसों का खतरा भी बना रहता है। मैं पिछले 3.5-4 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। मेरा पैकिंग खाता यहाँ पे है। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो दृश्य है, ये करीबन आज से नहीं है, ये पिछले 5 साल से इसी तरह से है। जितनी बारिश होती है उतने खड्डे, पानी की समस्या, आने जाने 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, ज़्यादातर मजदूर लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये मजदूर लोग हैं, ऑटो रिक्शा है, 2 व्हीलर है, एक्टिवा वगैरह है, इन लोगों को ये बारिश के समय पर इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। ये तो अभी बारिश इतनी हुई नहीं है, अगर बारिश होती तो आप और हम यहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते, इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ होता है। यहाँ पे राजकोट में भी लोग कुछ इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शहर के अधिकतर सड़कों में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। राजकोट के सबसे व्यस्त रिंग रोड पर भी हर चौक चौराहों पर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं। हालांकि बारिश के मौसम से पहले करोड़ों रुपए खर्च करके तैयारियां मुकम्मल करने का दावा किया गया था, लेकिन मानसून की शुरुआत में ही सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। बारिश का मौसम शुरू होते ही राजकोट के लोगों की परेशानियां है वो शुरू हो जाती है। अगर बारिश आती है तो पानी भर जाने के कारण लोग परेशान होते हैं और बारिश रुक जाती है उसके बाद बड़े बड़े खड्डों से राजकोट के जो लोग हैं वो परेशान है, वाहन लेके अपना निकलते हैं। लेकिन राजकोट पूरे शहर में बड़े खड्डों से वाहन चालक है वो परेशान होते हैं, क्योंकि पूरे शहर में कई जगहों पर ऐसी ही हालत है और रास्तों की देखने को मिलती है। जब ऐसी बात सामने आती है, लोग परेशान होते हैं, तो प्रशासन के द्वारा वहाँ पर पत्थर डालकर, रेत डालकर उसे बूरने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये प्रयास है वो पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि फिर से जो थोड़ी सी भी बारिश आती है तो ये खड्डे हैं फिर से सक्रिय हो जाते हैं। तकलीफ ये है कि दिन भर रिक्शा हाँकता हूँ और उसके बाद रोड बहुत खराब हो रहा है, गड्ढा गुड्डी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इधर का भी रोड बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, रैया चौकड़ी साइड का। और उसके बाद क्या है कि सही ढंग से क्या ना, मतलब रोड का काम नहीं चल रहा सही ढंग से। क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है बरसात में हर जगह। खड्डा सब उधर से मातावर चौकड़ी से उधर खड्डा खड्डा ही है, चलने में बहुत दिक्कत होता है। तो कॉर्पोरेशन अच्छा कर देगा तो अच्छा है, नहीं तो हैरान परेशान हो गया है। सूरत में भी लोग सड़कों पर कमर तोड़ गड्ढों से परेशान हैं। आज तक की टीम ने शहर के कई इलाकों का जायजा लिया। पूरे शहर में अधिकतर सड़कों का कमोबेश ऐसा ही हाल मिला। कुछ दिनों पहले सूरत जलभराव से मुसीबत में आ गया था और अब सूरत शहर की सड़कों पे चलने वाले लोग गड्ढों से मुसीबत में आ गए हैं। सूरत शहर में जहां भी जाइए आपको गड्ढे नजर आएंगे और हम इस वक्त मौजूद हैं सूरत के परत पाटिया इलाके में। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप इस सड़क पर, जो मुख्य सड़क है, इस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और इन्हीं गड्ढों से वाहन चालकों को निकलना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की है, लेकिन इसी तरह के जो नजारे हैं आपको शहर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलते हैं। मानसून के सीजन में हर साल गुजरातियों की मुसीबतें बढ़ जाती है।
लेकिन जूनागढ़ में बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। गिरनार की पहाड़ियों से झरने छलक उठे हैं। पहाड़ियों में बहते इन झरनों को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, जामनगर से दर्शन ठक्कर, राजकोट से रौनक मजीठिया और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।